हेलो दोस्तों, स्वागत आप सही कि मेरे चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में आपको क्वेश्चन के साथ आंसर भी समझाए जाएंगे। जितने भी बीए प्रोग्राम फर्स्ट सेमेस्टर वाले बच्चे हैं और जिनके पास हिस्ट्री का सब्जेक्ट है, हिस्ट्री ऑफ इंडिया फ्रॉम अर्लियर टाइम्स अप टू 300, ये सब्जेक्ट जिस भी बच्चे के पास है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आप सभी को उन्हीं के साथ आंसर भी समझा के बताए जाएंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पेपर दोस्तों अभी रिसेंट का है, 2 दिन पहले का, एनसी वेब वाले बच्चों का। तो जितने भी बच्चे हैं एसओएल के, इनके ऊपर स्टडी कर लेना। इन्हीं में से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं कंफर्म 100%। ठीक है, तो इनके ऊपर स्टडी कर लेना, आराम से पास हो जाओगे। क्योंकि जो आपका क्वेश्चन पेपर है वो ड्यू एग्जामिनेशन ब्रांच ही बनाता है, चाहे एसओएल का बने, चाहे एनसीवेब का बने, चाहे दिल्ली यूनिवर्सिटी के रेगुलर वाले बच्चे हों, सभी का क्वेश्चन पेपर ड्यू एग्जामिनेशन ब्रांच ही बनाता है। तो आप सभी को इस वीडियो में क्वेश्चन के साथ आंसर भी समझाए जाएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन भी देख लो और आंसर भी समझ लो कौन से क्वेश्चन का क्या आंसर है। ठीक है, तो आप लोग दोस्तों सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जितने भी नए बच्चे हैं, जब तक एसओएल में रहोगे इसी तरह से आप सबकी हेल्प होती रहेगी और हर एक अपडेट इस चैनल के द्वारा प्रोवाइड करवाई जाएगी। तो आप लोग चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर लेना, आप सबके लिए मेहनत की जा रही है। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे, हमें भी अच्छा लगता है कि हाँ बच्चे सपोर्ट कर रहे हैं, प्यार कर रहे हैं। तो चैनल को दोस्तों जरूर सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, तो अब देख लीजिए पहला क्वेश्चन क्या है और उसके आंसर समझ लीजिए। ठीक है, तो जो क्वेश्चन आप सभी को बता रहे हैं इनके ऊपर स्टडी जरूर कर लेना आप लोग। अगर आपके मन में कोई दिक्कत या डाउट है तो आप लोग मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज करके पूछ सकते हो और टेलीग्राम लिंक को भी ज्वाइन कर लेना। ठीक है, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन आप सभी को मिल जाएगा। तो अब क्वेश्चन देख लीजिए। ये रहा पहला क्वेश्चन। प्राचीन भारतीय इतिहास के पुनर्निर्माण में पुरातात्विक स्रोतों के योगदान की आलोचना समीक्षा कीजिए। इसमें पुनर्निर्माण में पुरातात्विक स्रोतों के योगदान की आलोचना करनी है। तो इसमें आपको ये बताना है कि वस्तुओं का अध्ययन करने वाला व्यक्ति पुरातात्विक कहलाता है। पुरातात्विक जो होता है वो चीज़ों की खोज करता है, उसको हम पुरातात्विक बोलते हैं। जैसे कि पत्थर, ईंट, इमारत, चित्र, मूर्तियाँ, इनका अध्ययन करता है वो, कि पहले के लोग कैसे रहा करते थे, कैसी ईंटों के मकान बनाया करते थे, इमारतें कैसी हुआ करती थी। उनके चित्रों से पहचाना जाता था कि पहले के लोग कैसे रहा करते थे और पहले के लोग खाते कैसे थे और पहनते क्या थे। तो हम औजारों, हथियारों, बर्तन, आभूषण, सिक्कों की छानबीन करने वाले व्यक्ति को पुरातात्विक कहते हैं। तो पहले क्वेश्चन में क्या बोला गया है? प्राचीन भारतीय इतिहास के पुनर्निर्माण में पुरातात्विक स्रोतों के योगदान की आलोचना समीक्षा कीजिए। इसमें जो प्राचीन समय में जो पुरातात्विक होते हैं उन्होंने स्रोतों का उनका योगदान कैसे रहा है, कि मतलब पहले के लोग जो होते थे कैसे कपड़े पहनते थे, कैसे खाते थे, कहाँ रहते थे, तो उसके बारे में इस क्वेश्चन में बताना है। जो वस्तुओं का अध्ययन करते हैं उसको हम पुरातात्विक कहते हैं। जैसे कि पत्थर, ईंट, इमारत, इनके चित्र, मूर्तियों, मतलब इनके जो अवशेष मिले हैं उससे हमें ये पता चलता है कि पहले के लोग कैसे रहा करते थे, कैसे खाया करते थे, भोजन कैसे क्या करते थे, जानवरों से, चिड़ियों को पकड़ते थे, मछलियों को पकड़ते थे और उनको पकाने के लिए वे आग का उपयोग करते थे। औजारों से मांस को मतलब काटते थे और फिर उसे पका के खाया करते थे। तो इसमें ये चीज़ बतानी है, पुरातात्विक स्रोतों का इसमें योगदान रहता है कि भाई इमारतें, अवशेषों से हमें चीज़ों की के बारे में पता चलता है। ठीक है, अब हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय पुरापाषाण संस्कृतियों की प्रमुख विशेषताओं की विवेचना कीजिए। यहाँ पे आपको पुरापाषाण संस्कृतियों की प्रमुख विशेषताओं की विवेचना करनी है कि जो पुराने टाइम में जो हम आदि मानव वगैरह होते थे वो मतलब कैसे हथियारों का उपयोग करते थे, उस टाइम के हथियार कैसे हुआ करते थे, औजार कैसे हुआ करते थे, तो उसके बारे में बताना है। तो पुरा का मतलब होता है प्राचीन और पाषाण का मतलब होता है पत्थर। हम पुरापाषाण को 3 भागों में बांटते हैं। एक आरंभिक काल होता है, एक मध्य काल होता है और एक पुरापाषाण काल होता है। मध्य पाषाण युग वह युग होता है जिसमें पर्यावरण बदलाव देखने को मिलते हैं, जिसमें हमें छोटे छोटे औजार देखने को मिले कि भाई आदि मानव पहले आदि मानवों ने छोटे छोटे औजारों का प्रयोग किया था। उसके बाद हमें बड़े बड़े औजारों के बारे में पता चला है। तो हम अब थर्ड स्टेप आता है नवपाषाण युग।
नवपाषाण युग वह युग है जिसमें सबसे पहले आदि मानव ने कुत्ते को पालतू बनाया था। इसमें सबसे पहले कुत्ते को पालतू बनाया गया था। फिर उसके बाद धीरे धीरे भेड़, बकरी, गाय, सुअर जैसे जानवरों को वो पालने लगे थे और अपने घरों के पास वो आने के लिए उत्साहित करने लगे थे उन लोगों को। इससे ये पता चलता है कि ये युग कैसे शुरू हुआ था। इसमें लोगों की इसमें सांस्कृतिक विशेषता बतानी है कि लोगों ने मतलब पहले छोटे छोटे औजारों का प्रयोग किया था, फिर कुत्ते को पालना शुरू किया था, फिर धीरे धीरे भेड़, बकरी, गाय, सुअर जैसे जानवरों को अपने घर के नज़दीक वे लाने लगे थे। तो उसे हम बोलते हैं पुरापाषाण संस्कृति की प्रमुख विशेषता। तो अब हम चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। हड़प्पा सभ्यता की अर्थव्यवस्था का विवरण कीजिए। आपको इसमें हड़प्पा सभ्यता की अर्थव्यवस्था का विवरण बताना है। हड़प्पा सभ्यता नगर आधुनिक पाकिस्तान के पंजाब और सिंध प्रांतों, भारत के गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब प्रांतों से मिले हैं। इन सभी स्थलों से पुरातत्वविदों को अनोखी वस्तुएं मिली हैं, जैसे मिट्टी के लाल बर्तन जिन पर काले रंग के चित्र थे, पत्थर के बांट, मोहरे, मनके, तांबे के उपकरण और पत्थर के लंबे ब्लेड मिले हैं। ऊंचाई वाले भाग को पुरातात्विकों ने नगर दुर्ग कहा है और निचले हिस्से को निचला नगर कहा है। दोनों हिस्सों की चार दीवारी पक्की ईंटों की बनाई जाती थी। मोहनजोदड़ो में खास तालाब बनाया गया था जिसे पुरातत्वविदों ने महान स्नानागार कहा है। कालीबंगा और लोथल जैसे अन्य नगरों में अग्निकुंड मिले हैं जहां यज्ञ किए जाते थे। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल जैसे कुछ नगरों में बड़े बड़े भंडार गृह भी मिले हैं। इनसे ये पता चलता था कि भाई हड़प्पा सभ्यता के जो लोग हुआ करते थे, जो अग्निकुंड जो मिले हैं उससे ये पता चलता है कि वहाँ पे यज्ञ हुआ करते थे हड़प्पा सभ्यता में और लोथल में बड़े बड़े भंडार घर मिले हैं। अब हम चौथे क्वेश्चन पे आते हैं। उत्तर वैदिक काल के दौरान राजनीतिक व्यवस्था एवं समाज में आए परिवर्तनों को रेखांकित कीजिए। अब इसमें हम उत्तर वैदिक काल के बारे में बताएंगे कि वहाँ पहले का समाज में परिवर्तन कैसे आए, उसके बारे में हम बताएंगे। पुराहितों का मतलब होता है पंडित, ब्राह्मण। पुराहितों लोगों ने 4 वर्गों में विभाजित किया था, 4 वर्गों में जातियों को विभाजित कर दिया था जिसे हम वर्ण कहते हैं। उनके अनुसार प्रत्येक वर्ण के अलग अलग कार्य निर्धारित किए गए थे। पहला वर्ण था ब्राह्मणों का। उनका काम वेदों का अध्ययन और यज्ञ करना था, जिनके लिए उन्हें उपहार मिलता था। जो ब्राह्मण जो लोग हुआ करते थे, जो वेद जो हुआ करते थे, उनका अध्ययन और अध्ययन किया करते थे और यज्ञ किया करते थे। आप जैसे कि पंडित वगैरह को देखते हैं, घर पे आते हैं तो वेद वगैरह पढ़ते हैं, तो वो पहला स्थान ब्राह्मणों का था। दूसरा स्थान शासकों का था, जिन्हें हम क्षत्रिय कहा करते थे। उनका काम होता था युद्ध करना और लोगों की रक्षा करना, जिन्हें हम क्षत्रिय कहते थे। तीसरा स्थान वैश्य लोगों का था, जिन्हें हम कृषक, पशुपालक और व्यापारी आते थे। क्षत्रिय और वैश्य दोनों को ही यज्ञ करने का अधिकार प्राप्त था। वर्णों में अंतिम स्थान शूद्रों का था। शूद्र जो होते थे सबसे नीची जाति के होते। शूद्र का मतलब होता है सबसे नीची जाति होती थी। जो वर्गों में सबसे नीचे यही हुआ करते थे। इनका काम अन्य तीनों वर्गों की सेवा करना था। इन्हें कोई अनुष्ठान करने का अधिकार नहीं था। अनुष्ठान मतलब होता है यज्ञ करना। प्राय औरतों को भी शूद्र के समान माना जाता था। महिलाओं तथा शूद्रों को वेदों का अध्ययन करने का अधिकार नहीं था। मतलब महिलाओं को भी शूद्रों के समान ही माना जाता था। उनको अधिकार नहीं था कि वे यज्ञ में जाएं या यज्ञ करें। तो आपका ये 4th क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। 5वां क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या बोला है। बौद्ध तथा जैन धर्म के उदय के कारणों का परीक्षण कीजिए। इसमें बौद्ध जैन धर्म के उदय का परीक्षण करना है। पहले हम आपको बताएंगे बौद्ध धर्म क्या है। बौद्ध धर्म के संस्थापक सिद्धार्थ थे। बुद्ध को सिद्धार्थ के नाम से पहले जाना जाता था। गौतम के नाम से भी जाना जाता था। बुद्ध को
सिद्धार्थ भी कहा जाता था, गौतम के नाम से भी जाना जाता था। उनका जन्म लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ था। बुद्ध क्षत्रिय थे तथा शाक्य नाम के एक छोटे से गण से संबंधित थे। युवा अवस्था में ही ज्ञान की खोज में उन्होंने घर के सुखों को छोड़ दिया था। उन्होंने बोध गया, जो कि बिहार में है, एक पीपल के नीचे कई दिनों तक तपस्या की। वे वाराणसी के निकट स्थित सरनाथ गए, जहां उन्होंने पहली बार उपदेश दिया था। उनका पहला उपदेश जो था वो सरनाथ में दिया था उन्होंने। कुशीनगर में मृत्यु से पहले का शेष जीवन उन्होंने पैदल ही एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा करने और लोगों को शिक्षा देने में व्यतीत किया। बुद्ध जो थे लोगों को शिक्षा देते थे। उनका आधा जीवन जो था, शेष जीवन जो था, वो पैदल चल के लोगों को ज्ञान की प्राप्ति करवाई थी। कभी कभी हम जो चाहते हैं वह प्राप्त कर लेने के बाद भी संतुष्ट नहीं होते हैं एवं और अधिक अथवा अन्य वस्तुओं को पाने की इच्छा करने लगते हैं। बुद्ध ने इस लिप्सा को तृष्णा कहा है। बुद्ध ने कभी शिक्षा सामान्य लोगों की प्राकृतिक भाषा में दी है। प्राकृतिक भाषा वे भाषा होती है जिसको हम बोलते हैं, जिससे जो पढ़े लिखे नहीं हुआ करते थे उस भाषा को समझ सकें, और बुद्ध के जो ज्ञान जो होता था, जो बुद्ध का ज्ञान होता था, ताकि जो पढ़े लिखे नहीं होते थे उस ज्ञान के रास्ते पे चल सकें, तो उसको हम प्राकृतिक भाषा कहते हैं। आपका दूसरा टॉपिक है जैन धर्म। जैन धर्म क्या बोलता है? उनकी जैन धर्म की शिक्षा जो थी वो सरल थी। सत्य जानने की इच्छा रखने वाले प्रत्येक स्त्री व पुरुष को अपना घर छोड़ देना चाहिए। उन्हें अहिंसा के नियमों का कड़ाई से पालन करना चाहिए, अर्थात किसी भी जीव को ना तो कष्ट देना चाहिए और ना ही उनकी हत्या करनी चाहिए। महावीर का कहना था, महावीर जो थे उनको जैन धर्म को ही महावीर कहा जाता था, उस पर कंफ्यूज नहीं होना। सभी जीव जीना चाहते थे, सभी के लिए जीवन प्रिय है। महावीर ने अपनी शिक्षा प्रकृति में दी है। यही कारण है कि साधारण जन भी उनके तथा उनके अनुयायियों मतलब होता है जो जैन धर्म के साथ रहा करते थे, उनकी बातों को मानते थे, उनको हम अनुयायियों बोलते हैं। अनुयायियों की शिक्षाओं को समझ सकें। देश के अलग अलग हिस्सों में प्रकृति के अलग अलग रूप प्रचलित थे। प्रचलन क्षेत्र के आधार पर ही उनके अलग अलग नाम थे। जैसे मगध में बोली जाने वाली प्राकृतिक मगधी कहलाती थी। तो आपका ये यहाँ पे 5th क्वेश्चन पूरा हो गया। अब हम देखते हैं छठा क्वेश्चन। अब हम छठे क्वेश्चन में देखेंगे क्या लिखा है। अशोक के धम्म पर एक निबंध लिखना है। तो आपको इसमें अशोक के धम्म के बारे में बताना है, ठीक है। अशोक के धम्म में किसी देवता की पूजा अथवा किसी कर्मकांड की आवश्यकता नहीं होती थी। उन्हें लगता था कि जैसे पिता अपने बच्चों को अच्छे व्यवहार की शिक्षा देते हैं, वैसे ही उनका कर्तव्य था कि अपनी प्रजा को निर्देश दें। वे बुद्ध के उपदेशों से भी प्रेरित थे। जो अशोक जो थे वो बुद्ध के निर्देश से, उनके उपदेशों से भी प्रेरित थे। उनके उपदेश उन्हें अच्छे लगते थे। ऐसी कई समस्या थी जिनके लिए उनमें संवेदना थी। उनके साम्राज्य में अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग थे और इससे कई बार टकराव पैदा हो जाता था। जानवरों की बलि चढ़ाई जाती थी। दासों और नौकरों के साथ क्रूर व्यवहार किया जाता था। इनके अलावा परिवार व पड़ोसियों के बीच भी झगड़े होते रहते थे। अशोक ने यह महसूस किया कि इन समस्याओं का निदान उनका कर्तव्य है। इसलिए उन्होंने धम्म महामंत नाम के अधिकारियों की नियुक्ति की, जो जगह जगह जाकर धम्म की शिक्षा देते थे। इसके अतिरिक्त अशोक ने अपने संदेश कई स्थानों पर शिलाओं और स्तंभों पर खुदवा दिए थे। अधिकारियों को यह निर्देश दिया गया था कि वे राजा के संदेश को उन लोगों को पढ़कर सुनाएं जो खुद पढ़ नहीं सकते थे। अशोक ने धम्म के विचारों को प्रसारित करने के लिए सीरिया, मिस्र, ग्रीस तथा श्रीलंका में भी दूत भेजे थे। अशोक ये चाहते थे कि लोग मेरे उपदेशों को जाने कि मैं क्या कहना चाहता हूँ और मतलब सही राह पे चलें। तो ये अशोक ये चाहते थे। आपका 7वां क्वेश्चन इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, तो हम 8वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हम 8वें क्वेश्चन की तरफ आ गए।
जिसमें से हम वैदिक साहित्य का पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। इसमें वैदिक साहित्य के बारे में बताना। वेद हमारे 4 प्रकार के होते हैं, ऋग्वेद, समवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। हमारे 4 प्रकार के वेद होते हैं। सबसे पुराना वेद जो होता है वो ऋग्वेद होता है। ऋग्वेद जिसकी रचना लगभग 3500 साल पहले हुई थी। ऋग्वेद में 1000 से ज़्यादा प्रार्थनाएं हैं जिन्हें सूतक कहा जाता है। सूतक का मतलब होता है अच्छी तरह से बोला गया। ये विभिन्न देवी देवताओं की स्तुति में रचे गए थे। इनमें से 3 देवता बहुत महत्वपूर्ण थे, अग्नि, इंद्र, सोम। अग्नि आग के देवता, इंद्र युद्ध के देवता और सोम एक पौधा है जिसमें एक खास पेय बनाया जाता था। वैदिक प्रार्थनाओं की रचना ऋषियों ने की थी। आचार्य विद्यार्थियों को इन अक्षरों, शब्दों और वाक्यों में बांटकर सास्वर पाठ वह पाठ होता है जिसे हम बार बार रटते हैं। एक ही चीज को बार बार रटा जाता है, उसी को ही हम सास्वर पाठ कंठस्थ कहते थे। पहले के टाइम में जो गुरु वगैरह होते थे वो चीज़ों को रटवाते थे, बार बार उस चीज़ को रटा जाता था। तो उसको हम पहले गुरु बोलता था, फिर उसके बाद बच्चे बोलते थे। तो जिसको हम सास्वर पाठ कंठस्थ, किसी चीज़ को रटवाना, उसको कहते हैं। अधिकांश सूतकों की रचयिता सीखने और सिखाने वाले पुरुष थे। कुछ प्रार्थनाओं की रचना महिलाओं ने भी की थी। ऋग्वेद की भाषा प्राग संस्कृत या वैदिक संस्कृत कहलाती है। तुम स्कूल में जो संस्कृत पढ़ते हो उसमें यह भाषा थोड़ी भिन्न है। तो अब हम चलते हैं 8वें क्वेश्चन का खा। हड़प्पा सभ्यता का पतन कैसे हुआ। इसमें ये बताना है कि हड़प्पा सभ्यता, मोहनजोदड़ो, जो हमें कुएं, तालाब, नालियाँ मिली हैं, इमारतें मिली हैं, पहले के जो लोग रहते थे उनका पतन कैसे हो गया। भाई लोग जब रहते थे उनका पतन कैसे हो गया। तो जो कुछ विद्वान जो होते थे उनका मानना था कि शायद नदियाँ सूख गई हों, शायद बाढ़ आ गई हो या जंगल जल गए हों। तो ये लोगों के अनुमान थे। कुछ विद्वान का कहना था कि नदियां सूख गई थी, अन्यों का कहना था कि जंगलों का विनाश हो गया था। इसका कारण ये हो सकता है कि ईंटें पकने के लिए ईंधन की जरूरत पड़ती थी। इसके अलावा मवेशियों के बड़े बड़े झुंडों से चरगाह और घास वाले मैदान समाप्त हो गए होंगे। कुछ इलाकों में बाढ़ आ गई थी, लेकिन इन कारणों से यह स्पष्ट नहीं हो पाता है कि सभी नगरों का अंत कैसे हो गया, क्योंकि बाढ़ और नदियों के सूखने का असर कुछ ही इलाकों में हुआ होगा। अब हम 8वें का लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। मगध। गंगा और सोन नदी जैसी नदियां मगध से होकर गुजरती थी। मगध में 2 बहुत शक्तिशाली शासक थे, बिम्बसार, अजातशत्रु। बिहार में राजगीर है, जो आज के टाइम में राजगीर कहा जाता था। कई सालों तक मगध की राजधानी बनी रही थी। बाद में पाटलिपुत्र, आज का पटना, को राजधानी बनाया गया। मगध एक शक्तिशाली राज्य बन गया था। उसके नजदीक ही वाणिज्य राज्य था जिसकी राजधानी वैशाली, बिहार थी। यहाँ एक अलग किस्म की शासक व्यवस्था थी जिसे गण या संघ कहते थे। गण का मतलब होता है छोटा समूह और संघ का मतलब होता है बड़ा समूह, जिसे हम गण या संघ कहते थे। बुद्ध तथा महावीर दोनों ही गण या संघ से संबंधित थे। ये दोनों उन दोनों के उपदेशों को अपनाते थे। तो आपका ये 8वें का गा क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया।